हेलो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं हमारा जो न्यू टॉपिक है जिसका नाम है विज़न एंड स्कोप डॉक्यूमेंट। विज़न एंड स्कोप डॉक्यूमेंट, ये जो विज़न एंड स्कोप डॉक्यूमेंट है ये आपके इसी चैप्टर जिसका नाम है एसपीएम यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट चैप्टर का ही टॉपिक है। विज़न क्या होता है? विज़न को आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं ड्रीम्स मतलब आपका जो स्वप्न होता है, जो आप एक काल्पनिक दृश्य जो होता है जो कि आपको आपके ड्रीम में दिखाई देता है, उसको हम विज़न कहते हैं। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे जो माइंड्स के थॉट्स होते हैं उनको भी हम विज़न के नाम से जानते हैं। इसके बाद आता है स्कोप डॉक्यूमेंट। जो भी विज़न होता है उसके आधार पर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स यानी कुछ प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग के कुछ स्कोप्स होते हैं, कुछ लिमिट्स होती हैं। तो इस टॉपिक से हमें ये समझना है कि विज़न होता है, हमारा जो ड्रीम जो गोल होता है, उस गोल को पूरा करने के लिए उस गोल से रिलेटेड कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें तैयार करने होते हैं। दूसरा, आप विज़न को समझने के लिए यहाँ पर ये भी कह सकते हैं, विज़न हम किसको कहेंगे? विज़न एक एस्टीमेट रिपोर्ट है या फिर आप एक फॉरकास्टिंग रिपोर्ट भी विज़न को कह सकते हैं, यानी जिसमें आप आने वाले भविष्य के बारे में अपने कुछ व्यूज़ जो हैं, अपने जो आइडियाज़ हैं, जो आपके थॉट्स हैं, उनको आप रखते हैं। चलिए, एसपीएम यानी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में विज़न और डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत क्यों होती है, कहाँ होती है, ये हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। देखिएगा, सबसे पहले विज़न एंड स्कोप डॉक्यूमेंट जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। किसके लिए? सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो प्लानिंग होती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो टूल होता है वो होता है विज़न। जैसे मैंने आपको बताया, विज़न आपका ड्रीम है, आपका गोल है, आपका ऑब्जेक्टिव है। अगर आपके पास कोई टारगेट नहीं होगा तो आप उस टारगेट को पूरा करने के लिए कोई एक तरीके से ये कहेंगे कोई एक्टिविटी करेंगे ही नहीं। तो सबसे पहले एक्टिविटी करने के लिए, डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आपके पास विज़न होना ज़रूरी है। इसी वजह से कहा गया है कि विज़न जो है इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल। विज़न जो है आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टूल है। एक इंजीनियर के लिए विज़न का होना, या फिर आप ये भी कह सकते हैं जो न्यू यूज़र होता है उसके लिए विज़न का होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक विज़न नहीं होगा आप अपने काम को आगे की तरफ प्रोग्रेस नहीं दे पाएंगे। तो विज़न जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर। ये जो विज़न होता है ये किसके पास होता है? ये प्रोजेक्ट मैनेजर के पास होता है। बट प्रोजेक्ट मैनेजर के पास भी ये कहाँ से आता है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अपने यूज़र की कनेक्टिविटी में जाता है, उनसे इंटरफेसिंग करता है, या फिर ये कह लीजिए कि उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है या फिर किस एप्लीकेशन से, किस सॉफ्टवेयर से वो ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेना चाहते हैं, या फिर वो अपने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में क्या क्या फीचर्स, कौन कौन से टूल्स होते हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं, किसको ऐड कराना चाहते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो मैनेजर होता है उसको जो है विज़न जो है ये विज़न करना पड़ता है। नेक्स्ट आता है जो विज़न एंड स्कोप डॉक्यूमेंट में हेल्प इन कॉस्ट लिस्ट प्रॉब्लम। जो ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो विज़न से रिलेटेड होते हैं ये सहायता करते हैं किसमें? कॉस्ट लिस्ट प्रॉब्लम। जितनी भी महंगी धन संबंधी जितनी भी समस्याएं होती है, मनी से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स आती है एक मैनेजर के सामने, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको इस डॉक्यूमेंट से मिलता है। यानी डॉक्यूमेंट यहाँ पर एक तरीके की रिपोर्ट होती है जिसमें फॉरकास्टिंग की जाती है, या फिर इसमें एक एस्टिमेशन निकाला जाता है कि फ़िलहाल आपके पास कितना मनी है, या फिर आपके प्रोजेक्ट में कितना मनी लग सकता है, या फिर आने वाले फ्यूचर में, आने वाले टाइम में आपको कितने मनी की आवश्यकता हो सकती है। इसके बाद ये क्या है? अंडरस्टैंडिंग ए कॉमन नीड्स। इस डॉक्यूमेंट से जो स्कोप डॉक्यूमेंट है, स्कोप डॉक्यूमेंट से मतलब एसपीएम का, ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये जो डॉक्यूमेंट है, इससे एक मैनेजर को ये भी समझ में आता है कि उसकी कॉमन नीड्स क्या है, यानी उसकी से मतलब यूज़र की कॉमन नीड्स क्या है, मीन्स कॉमन यूज़र क्या चाहता है। यूज़र की नीड को, यूज़र के सेटिस्फेक्शन को समझते हुए ही इन डॉक्यूमेंट्स को, इन रिपोर्ट्स को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द गोल अबाउट एप्लीकेशन। ये जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये एक तरीके का डिस्क्रिप्शन भी देते हैं। किसके बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं? एप्लीकेशंस के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं। एप्लीकेशन में गोल होता है, यूज़र का गोल होता है, मैनेजर का गोल होता है, इंजीनियर का गोल होता है। उस गोल को कैसे, किस तरीके से, कितने समय में, कितने पैसे से उसको पूरा किया जा सकता है, ये चीज़ जो है इस डॉक्यूमेंट में उसका डिस्क्रिप्शन यानी पूरा जो विवरण होता है, पूरी जो व्याख्या होती है अबाउट गोल या फिर अबाउट एप्लीकेशन, इन डॉक्यूमेंट से पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ए मैनेजर हैज़ बोथ। जो मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके सामने जो है दो तरीके की बातें आती है, यानी दो चीज़ें उसके पास होती है किसी भी गोल को पूरा करने के लिए। एक होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट और एक होती है विजन ऑफ द
सॉल्यूशन। यानी ये कह लीजिए कि जब तक मैनेजर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तब तक उसे उसका विज़न बनाने का जो मोटिव है वो शुरू ही नहीं होगा। यानी विज़न बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरत होती है कि हमारे पास प्रॉब्लम का होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स में कुछ बातों को स्टेट किया जाता है, जैसे कि कौन कौन सी बातों पर फोकस किया जाता है, जैसे कि प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड क्या होना चाहिए, या फिर स्टेक होल्डर्स के बारे में भी पता होना चाहिए, यूज़र्स के बारे में पता होना चाहिए, रिस्क कौन कौन से आ सकते हैं प्रोजेक्ट को बनाने में, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। फिर इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एजम्पशंस भी करना होता है। एजम्पशंस क्या होते हैं? एक तरीके के ब्लूप्रिंट दस्तावेज होते हैं, प्लानिंग होती है जो कि फ़िलहाल तक के लिए काल्पनिक होती है, डुप्लीकेट होती है। जब तक ये डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट पर काम नहीं किया जाता और उससे एक डिज़ायर आउटपुट जनरेट नहीं होता तब तक वो रियल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होती है। एक तरीके से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट नहीं होती है। तो अजम्पशंस करना भी एक मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं प्रोजेक्ट बैकग्राउंड का मतलब क्या है। प्रोजेक्ट बैकग्राउंड का मतलब है कि प्रोजेक्ट का टॉपिक क्या है, प्रोजेक्ट में किस गोल किस टारगेट को कंप्लीट करना है, या उस प्रोजेक्ट के लिए किस तरीके का सिस्टम डिज़ाइन किया जाए, या किस तरीके से इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाए, या किस तरीके से कौन कौन से टूल्स का यूज़ करके जो है प्रोजेक्ट पर वर्क किया जाए। तो प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होती है उसको प्रोजेक्ट बैकग्राउंड के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? स्टेक होल्डर्स एक तरीके से ह्यूमन ही होते हैं। ह्यूमंस किसको कहते हैं? जो कि किसी भी बिजनेस, किसी भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल्स या फिर जो गवर्नमेंट होती है उसमें जो जितनी भी प्लानिंग बनती है उन प्लानिंग में अपना जो है एक महत्वपूर्ण एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको स्टेक होल्डर्स बोलते हैं। जैसे कि हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में हमारे रिस्पेक्टेड एमडी सर हैं और हमारे रिस्पेक्टेड स्टाफ मेंबर्स हैं। स्टूडेंट्स भी स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स जो होते हैं वो भी स्टेक होल्डर की कैटेगरी में आते हैं। क्यों आते हैं? हम ये कहेंगे कि स्टेक होल्डर उनको भी कहा जा सकता है कि जो कि किसी ना किसी एक्टिविटी से अफेक्टेड होते हैं, जिनके ऊपर किसी ना किसी बात का या किसी ना किसी एक्शन का जो है प्रभाव पड़ता है, उनको हम स्टेक होल्डर्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर एक मैनेजर को जो है सभी स्टेक होल्डर जो ह्यूमन होते हैं, उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं, उनके ऊपर भी उसको प्रॉपरली फोकस करना होता है। साथ के साथ उसको यूज़र पर भी फोकस करना होता है। यूज़र्स कौन है? यूज़र्स क्लाइंट्स भी हो सकते हैं, यूज़र जो टीम होती है उनको भी कह सकते हैं। यूज़र जिसको एक फाइनल सेटिस्फेक्शन चाहिए, यानी जिसको अपना गोल पूरा कराना है, उसको भी कह सकते हैं। यहाँ तक कि यूज़र खुद एक मैनेजर भी हो सकता है। इन सब की एक्टिविटी, इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी को या फिर इन सबको एक टाइम शेड्यूल या एक्टिविटी शेड्यूल प्रोवाइड कराना भी एक इम्पोर्टेंट टास्क होता है एक मैनेजर का। इन सब चीज़ों में मैनेजर को जो है यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा उठाना पड़ता है। रिस्क का मतलब है यहाँ पर उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होती है, यानी उसको एजम्पशन करना होता है, पहले से थोड़ा सा आइडिया जनरेट करना होता है कि जो प्रोजेक्ट पर काम किया जाएगा या सॉफ्टवेयर पर काम किया जाएगा तो किस किस तरीके के रिस्क जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। बहुत सारे रिस्क क्रिएट हो सकते हैं, जैसे कि मनी से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, या फिर इन्वायरमेंट से रिलेटेड रिस्क हो सकता है, या किसी जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी जो पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो भी एक रिस्क का कारण बन सकती है, या फिर सिस्टम अगर हैकिंग और हैंगिंग की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, या उसका कोई जो टूल है, फंक्शन फीचर है, उसमें भी किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब देयर आर सो मैनी रिस्क क्रिएट इन इसमें प्रोजेक्ट। सो जो मैनेजर होता है उसे प्रॉब्लम स्टेटमेंट में रिस्क को भी फोकस करना होता है, यानी ये इन सब में आने वाला सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर इसको अवॉइड कर दिया जाए तो चाहे हम प्रोजेक्ट स्टेक होल्डर यूजर्स पर कितना भी फोकस कर ले, इसको इग्नोर अवॉइड करने से जो है हमारा प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं फेल ही हो जाता है। नेक्स्ट आता है एजम्पशंस। यहाँ पर एजम्पशंस भी करना होता है मैनेजर को। एजम्पशंस का मतलब है कि उसको बिल्ड बाय स्टेक होल्डर, यूजर्स, प्रोजेक्ट टीम। ये जो एजम्पशंस होता है ये अकेला मैनेजर नहीं करता है, इसको जो एक टीम मेंबर होते हैं जिसमें स्टेक होल्डर्स भी आते हैं, यूजर्स भी आते हैं, प्रोजेक्ट की पूरी टीम भी आती है, डेवलपमेंट टीम भी आती है, एक्सपर्ट्स भी आते हैं। ये सब मिलकर के एक मीटिंग रखते हैं। इस मीटिंग में कुछ आइडियाज़ जनरेट किए जाते हैं। उन आइडियाज़ को जो है राइट कर लिया जाता है, लिख लिया जाता है, एक काल्पनिक तरीके से, एक डुप्लीकेटी की फॉर्म में उनको लिख लिया जाता है। और ऐसा करने से क्या होता है कि प्रोजेक्ट में जो आने वाली प्रॉब्लम्स है या प्रोजेक्ट को कैसे कहाँ से शुरू किया जाए, उसका एक ये कह लीजिए कि जो डायरेक्शन है होती है वो किसी ना किसी तरीके से मिल जाती है। तो मैनेजर को जो है कोई भी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए इन प्रॉब्लम स्टेटमेंट यानी इन पॉइंट्स पर फोकस करना होता है। साथ के साथ
मैनेजर को यहाँ पर फोकस करना होता है अपने विज़न पर, यानी जो उसका विज़न है, जो उसका ड्रीम है, उसके सॉल्यूशंस के लिए भी उसको कुछ स्टेटमेंट्स पर फोकस करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले उसे फोकस करना होता है विजन स्टेटमेंट, यानी उसका जो विज़न है, जो ड्रीम, जो गोल है, वो किस टॉपिक पर है। इस बात पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि विज़न हमारा क्या है, यानी हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा गोल क्या है। विजन पर फोकस होगा तो ही उसके अकॉर्डिंग, उसके रिगार्डिंग ही सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट आता है लिस्ट ऑफ फीचर्स। फिर विज़न के अकॉर्डिंग ही एक मैनेजर को क्या करना होता है, फीचर्स की लिस्ट बनानी होती है, यानी उसको देखना होता है कि मेरा जो ड्रीम है, जो विज़न है, उसमें कौन कौन से फीचर्स, फैसिलिटीज़ मुझे ऐड करनी है, या कौन कौन से टूल्स का यूज़ करना है, जिससे जो है उस विज़न को समय रहते कंप्लीट कर लिया जाए। नेक्स्ट आता है स्कोप ऑफ फेज्ड। ये ऑप्शनल होता है स्कोप ऑफ फेज्ड। उसको ये भी देखना होता है कि जो उसका प्रोजेक्ट होता है, उस प्रोजेक्ट में जितने भी फेजेस यूज़ किए जा रहे हैं, मैंने कल फेजेस के बारे में आपको थोड़ा डिस्कस भी किया था, फेज्ड क्या होते हैं, तो उसको देखना होता है कि कौन से फेज़ का जो स्कोप है वो कितना रखना है। जैसे कि फिजिबिलिटी स्टडी है, उसको कितना स्कोप देना है, स्कोप का मतलब यहाँ पर उसकी लिमिटेशन कितनी रखनी है। इसी के बाद जैसे कि रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना होता है, उसको कितना टाइम देना है। उसके बाद फिर जैसे कोडिंग डिज़ाइन करनी होती है, डिटेल डिज़ाइन करनी होती है, या फिर टेस्टिंग करनी होती है, इंटीग्रेशन करना होता है। तो इन सभी फेज्ड का जो है एक स्कोप जो है उसको पहले से ही बना लिया जाता है कि किस फेज को कितना स्कोप, यानी कितना बाउंड उसको रखना है। नेक्स्ट आता है फीचर्स दैट विल नॉट बी डेवलप। कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको डेवलप नहीं किया जाता, यानी जो ऑटोमेटिकली जो है विजन के साथ साथ जैसे वर्किंग होती है, तो वो फीचर्स जो है ऑटोमेटिकली, इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली जो है ऐसा क्रिएट होता जाता है, जो कि कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट्स में जो है ऑटोमेटिकली हेल्प प्रोवाइड कराना शुरू कर देता है। तो ये दो बातें थी जो एक मैनेजर को फोकस करनी होती है जब वो किसी प्रोजेक्ट पर काम करता है। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है और दूसरा विजन ऑफ द सॉल्यूशन है। इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो रहा है, जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग को इन शॉर्ट में एसपीपी के नाम से जाना जाता है। एस फॉर सॉफ्टवेयर, पी फॉर प्रोजेक्ट, पी फॉर प्लानिंग, यानी एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पर प्लानिंग करना। प्रोजेक्ट हमने कल आपको बताया था कि ये क्या होती है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती है जो किससे रिलेटेड की जाती है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की जाती है, बट इन एक्टिविटीज़ के लिए भी प्लानिंग करनी पड़ती है, तो इसी को एसपीपी के नाम से जानते हैं। ये जो एसपीपी है, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत एक स्टेटमेंट से होती है। ये स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट होगी वर्क स्टेटमेंट, यानी वह काम को कहाँ से शुरू करना है, काम का विज़न क्या है, किस तरीके से शुरू करना है, यहाँ से एसपीपी जो है वो शुरू होती है। नेक्स्ट आता है जो एसपीपी है, प्रोसेस इंक्लूड स्टेप्स इन। जैसे कि मैंने बताया है कि एसपीपी में जो है एसपीपी अपने आप में एक वर्क स्टेटमेंट है, वर्क की स्टेटमेंट है। इसमें कुछ प्रोसेस इंक्लूड होती है, जैसे कि कौन कौन सी प्रोसेस इंक्लूड होती है। सबसे पहले इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग में एस्टिमेट द साइज़, प्रोजेक्ट के साइज़ को एस्टिमेट किया जाता है, यानी यूज़र से भी इस बात के बारे में पूछा जाता है कि आपको जो एप्लीकेशन चाहिए वो कितने साइज़ की चाहिए। या फिर ये भी कह लीजिए कि जो इंजीनियर होता है उसको भी इस बात पर फोकस करना होता है कि जो एप्लीकेशन डिज़ाइन की जा रही है वो साइज़ में कितनी होनी चाहिए। अगर आज की यूज़र की और आज की हम टेक्नोलॉजी या फिर इंजीनियर एक्सपर्ट पर्सन्स की बात करें, तो आज हर कोई यही चाहता है कि कम से कम एप्लीकेशन है, छोटे से छोटी एप्लीकेशन हमारे ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा कर सके। तो होना भी यही चाहिए। एक बहुत अच्छा फीचर भी है कि हम एक ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जो कि इस बहुत कम स्पेस जो है मेमोरी का कंज्यूम करती हो, लेकिन उसके जो फीचर्स हैं वो बहुत बिग हो, यानी ये कह लीजिए कि छोटा जो एप्लीकेशन, छोटी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा काम को पूरा करता हो। नेक्स्ट है वर्क प्रोडक्टिविटी। वर्क प्रोडक्टिविटी में जो है वर्क प्रोडक्ट, जब हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग करेंगे तो उसमें हमें एक प्रोडक्ट जो होगा, प्रोडक्ट कैसे बनेगा, प्रोडक्ट जो है विज़न के आधार पर प्रोडक्ट को डिज़ाइन किया जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा इसमें किस किस तरीके के काम करने हैं, इस बात पर भी फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट आता है रिसोर्सेज नीडेड। प्रोडक्ट को बनाने के लिए काम तो करना होगा, लेकिन काम करने के लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होगी, तो ये भी फोकस करना होगा कि रिसोर्सेज कौन कौन से टूल्स या कौन कौन से सिस्टम या कौन कौन से जो एक इलेक्ट्रॉनिक
इलेक्ट्रॉनिक टूल्स हैं उनको हम किस तरीके से यूज़ किए, या फिर कौन कौन सी ऐसी एप्लीकेशंस है जिसके भी यहाँ पर हम एक अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, एक अच्छा सॉफ्टवेयर जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। तो रिसोर्सेज को भी यहाँ पर ध्यान देना होगा, रिसोर्सेज की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट आता है प्रोड्यूस ए शेड्यूल। ये सब करने से पहले एक मैनेजर जो होता है वो एक शेड्यूल डिज़ाइन करता है। शेड्यूल किसको बोलते हैं? शेड्यूल एक सारणी, समय सारणी होती है जिसमें एक टाइम रखा जाता है हर एक एक्टिविटी के लिए। इससे क्या होता है कि अगर हम इसके बिहाफ पर, शेड्यूलिंग के बिहाफ पर कोई वर्क करते हैं तो एक अच्छा मैनेजमेंट बनता है। साथ के साथ एक बाउंड्री भी बन जाती है यूज़र के लिए, हमारे लिए एक बाउंड्री बन जाती है जिसमें हमें पता होता है कि हाँ शेड्यूलिंग से कितने समय में हमें कौन से काम को पूरा करना है, कौन से मॉड्यूल को पूरा करना है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई रिस्क। अब ये टॉपिक हम पीछे भी पढ़ के आए थे। आइडेंटिफाई रिस्क मैनेजर का काम होता है कि जब भी वो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की प्लानिंग करे तो वो रिस्क को सबसे पहले आइडेंटिफाई करे। अगर रिस्क को अवॉइड किया जाएगा तो पूरा जितना भी कवर को आपने ऊपर से नीचे तक किया है वो कहीं ना कहीं आकर के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो रिस्क को पहले से फोरकास्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट होता है नेगोशिएट कमिटमेंट। नेगोशिएट कमिटमेंट जो एक मैनेजर होता है उसको रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, रिलेटेड टू एप्लीकेशन, अपने एक्सपर्ट से, डेवलपमेंट टीम से, या फिर जो वर्कर लेबर होते हैं या यूजर्स जितने भी होते हैं और या क्लाइंट्स जितने भी होते हैं उनसे जो है कम्युनिकेशन करना होता है, बातचीत करनी होती है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। क्योंकि जो उनके आइडियाज़ होते हैं या फिर उनकी जो थिंकिंग पावर जो होती है वो भी कहीं ना कहीं प्रोजेक्ट को अच्छा बनाने में हेल्प प्रोवाइड कराती है। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में इन बातों पर फोकस करना होता है। इसी के साथ कुछ पॉइंट्स और हैं जब प्लानिंग की जाती है जिस पर एक इंजीनियर को जो है फोकस करना होता है। किन बातों पर फोकस करना होता है? यहाँ पर ये आएगा कि हाउ मच एफर्ट्स, कि एक प्रोजेक्ट को बनाने में, एक एप्लीकेशन को बनाने में या फिर एक सॉफ्टवेयर को बनाने में हाउ मच एफर्ट्स, कितने एफर्ट्स की ज़रूरत होगी, हाउ मच टाइम इज़ नीडेड, कितने टाइम की ज़रूरत होगी, हाउ मच कॉस्ट, और उसको बनाने में कितनी कॉस्ट की ज़रूरत होगी, यानी कितना पैसा उसके लिए जो है अरेंज करना होगा। इन बातों पर फोकस करना है। नेक्स्ट आता है, अगर एसपीपी अभी तक आपको ऊपर समझ में नहीं आया है तो ये एक अच्छे से डायग्राम के थ्रू हमने यहाँ पर दोबारा से समझाने की कोशिश की है एसपीपी क्या होता है। एसपीपी देखिएगा, एसपीपी क्या है कि एसपीपी एक फोकस ऑन कंस्ट्रेंट एंड गोल। एसपीपी यानी एक प्लानिंग है। इस प्लानिंग में फोकस किया जाता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में आने वाली जितनी भी कंस्ट्रेंट्स, प्रॉब्लम्स होती है, बैरियर्स होती हैं, उनको फोकस किया जाता है। फोकस क्यों किया जाता है? ताकि जो गोल है, प्रीडिफाइंड गोल है, उसको समय से कंप्लीट कर लिया जाए। एसपीपी में साथ के साथ यहाँ पर ये भी ध्यान दिया जाता है कि परफॉर्मिंग एंड मैनेजिंग द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट एक्टिविटी, यानी जितना भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में एक्टिविटी होती है उनको किस तरीके से परफॉर्म करना है, कौन परफॉर्म करेगा, उनको कैसे मैनेज किया जाएगा, कब मैनेज किया जाएगा। तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में ये एक्टिविटी भी इंक्लूड होती है। नेक्स्ट एसपीपी क्या है? एसपीपी जो होता है एक एड्रेसेस द कमिटमेंट। एसपीपी जो है यूज़र से, अपने क्लाइंट से जो आपने कमिटमेंट किया है या उससे जो भी कम्युनिकेशन उसके गोल को पूरा करने के लिए आपने किया है उसका एक एड्रेसेस है। एड्रेसेस से मतलब एक डायरेक्शन है, ये कह लीजिए कि एक रूट है जो कि आपको किए हुए कमिटमेंट को पूरा करने के लिए एक तरीके से हेल्प प्रोवाइड कराता है। एसपीपी यहाँ पर क्या है? एसपीपी डिफाइन ए प्रोजेक्ट शेड्यूल। एसपीपी के थ्रू एक आप प्रोजेक्ट शेड्यूल भी डिज़ाइन करते हैं क्योंकि अपने आप में एक प्लानिंग है और जाहिर सी बात है जब प्लानिंग की जाएगी तो उसमें शेड्यूलिंग भी की जाएगी, शेड्यूलिंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड होगी। तो इस तरीके से एसपीपी को हमने एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो आता है हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट प्लानिंग को हमने दोबारा से फिर एक डायग्राम से समझाया है। यहाँ पर जब भी हम प्रोजेक्ट पर प्लानिंग करते हैं तो प्रोजेक्ट पर प्लानिंग करने से पहले हमें प्रोजेक्ट चार्टर करना होता है। प्रोजेक्ट चार्टर का मतलब है यहाँ पर शेड्यूलिंग करना। शेड्यूलिंग से मतलब उसका एक फॉर्मेट डिज़ाइन करना, एक डॉक्यूमेंट डिज़ाइन करना जिसमें उसका प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर टूल्स के नेम होंगे, प्रॉपर डिवाइसेस के नेम होंगे, प्रॉपर जो डेवलपमेंट टीम है उनके नेम होंगे। तो ये सब चीज़ें हमें यहाँ से पता चलेगी। इसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद प्लानिंग प्रोसेस क्रिएट होती है, यानी जो आप प्लानिंग करेंगे उस प्लानिंग को प्रोसेस में लाना है। प्लानिंग प्रोसेस के बाद फिर आपका जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट प्लान जो है वो शुरू होता है। तो ये इस डायग्राम से इस तरीके से प्रोजेक्ट प्लानिंग को हमने समझा है यहाँ पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान में टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट प्लान इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, तो आप इस पर जो है स्पेशली फोकस करें। प्रोजेक्ट प्लान क्या होता है?